हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे चेस्ट पेन यानी छाती के दर्द के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एटलीस्ट 70% पेशेंट जो हमारी ओपीडीज़ में आते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट की ओपीडी में आते हैं वो छाती के दर्द या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चेकअप के एवैल्यूएशन के लिए आते हैं। छाती में होने वाला दर्द ज़्यादातर सब लोग को यही टेंशन देता है कि कहीं हार्ट का तो नहीं है, और लोग इसको बिना देखे बिना समझे कि किस तरह का दर्द है, कौन से पैटर्न का दर्द है, लोग हर दर्द को हार्ट का दर्द समझने लगते हैं और कई बार इस छोटे मोटे दर्द के लिए भी वो एडमिट होने को भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। इसलिए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का दर्द को हमें सीरियसली लेना चाहिए और किस तरह के दर्द को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और किस तरह के टेस्ट से हम इसको फर्दर वर्कअप कर सकते हैं और इसमें किस तरह का ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। सबसे पहले हार्ट का पेन हम कब बोलते हैं? हार्ट का पेन यूजुअली ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि क्योंकि हार्ट लेफ़्ट साइड पे होता है तो ज़्यादातर लेफ़्ट साइड पे होता है, पर ज़्यादातर हार्ट का पेन ज़रूरी नहीं है कि लेफ़्ट साइड पे हो। वो गले से लेकर नाभि तक दोनों शोल्डर में, पीठ में, कहीं पे भी हो सकता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। क्योंकि ये एरिया का नर्व सप्लाई लगभग सिमिलर होता है तो हार्ट का पेन कहीं पे भी हो सकता है। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि अगर मेरा दर्द राइट साइड को हो रहा है या राइट कंधे पे हो रहा है या पीठ में हो रहा है तो वो हार्ट का नहीं हो सकता। हार्ट का दर्द गले से नाभि तक कहीं पे भी जा सकता है और मल्टीपल जगहों पे भी एक बार हो सकता है। यूजुअली ये दर्द एक फैला हुआ दर्द होता है। अगर कोई पेशेंट ऐसे पॉइंट करता है कि मेरे को ये पॉइंट पे दर्द कर रहा है तो ये एक पॉइंट होता है, ये एक हार्ट की बीमारी है या हार्ट का पेन है, उसके अगेंस्ट एक थॉट है, एक पॉइंट है। क्योंकि इसको लिवाइन साइन बोलते हैं, जिसको फिंगर पॉइंटिंग साइन बोलते हैं कि अगर पॉइंट कर रहा है पेशेंट कि इस पॉइंट पे मेरे को पेन हो रहा है तो कम चांस है कि वो हार्ट रिलेटेड है। ज़्यादातर हार्ट का पेशेंट बोलेगा कि मुझे इस एरिया में, पूरे एरिया में दर्द हो रहा है, और वो दर्द यूजुअली दर्द से ज़्यादा पेशेंट को घुटन या सफोकेशन का सेंसेशन होगा, छाती में भारीपन लगेगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पेशेंट आपको बता रहा है कि मेरे को छाती में वजन जैसा लगता है, और खासकर अगर ये वजन चलने फिरने पर या कोई काम करने पे बढ़ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पेशेंट को कार्डियक चेकअप करें, क्योंकि ऐसे पेशेंट को हार्ट की नली का ब्लॉकेज होने का चांस बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को चलने में सांस फूल रही है, चलने में छाती में भारीपन लग रहा है, चलने में छाती में जलन हो रही है, जलन होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि लोग इसको एसिडिटी के साथ कंफ्यूज करते हैं। इनफैक्ट अपने यहाँ पे तो ज़्यादातर पेशेंट का प्रॉब्लम यही होता है कि जब छाती में जलन होती है तो लोग सबसे पहले डाइजीन, इनो, इस तरह के ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स ही लेते हैं और हार्ट अटैक का इवैल्यूएट ही नहीं कराते। इनफैक्ट डॉक्टर के पास वो आते ही तब हैं जब ये सिम्टम्स रिलीव करने वाली दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, तभी वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास आते हैं। तो ये जलन भी अगर छाती में हो रही है और वो बिना किसी कारण के हो रही है तो उसको भी हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। खासकर अगर उसके साथ पेशेंट को घबराहट हो रही है, सांस फूल रही है और पसीना आ रहा है। पसीना मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा माथे पे पसीना है, उसको सिग्निफिकेंट नहीं मानते। अगर इतना ज़्यादा पेशेंट को पसीना आ रहा है कि पूरे कपड़े उसके भीग जा रहे हैं तो वो पसीना डेफिनेटली हार्ट अटैक का इंडिकेटर है। हालांकि अगर चलने फिरने में थोड़ा बहुत भी पसीना आ रहा है तो उसको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ पेशेंट को थोड़ा कमज़ोरी हो सकती है, पसीना आ सकता है, चक्कर आ सकता है, किसी को वॉमिटिंग या उल्टी भी हो सकती है, किसी को डायरिया भी हो सकता है। इस तरह के प्रेजेंटेशन भी हार्ट अटैक के पेशेंट में हो सकता है। किसी को सिर्फ बेहोशी भी हो सकती है। 10 से 20% पेशेंट को कम्प्लीटली पेनलेस हार्ट अटैक भी हो सकता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि लोग को लगता है कि सिवियर लेफ्ट साइड में पेन होगा, बहुत पसीना आएगा, जिसको टिपिकल पेन बोलते हैं, ये सब पेशेंट में मिलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा ये है कि ऑलमोस्ट 20 to 30% पेशेंट्स में ही टिपिकल पेन मिलता है। बाकी 70 to 80% पेशेंट्स में पेन एटिपिकल होता है, जिसमें काफ़ी बार तो ऐसा भी होता है कि हमें पेशेंट को समझाना मुश्किल पड़ जाता है कि भाई आपके ईसीजी में हार्ट अटैक है, ये एसिडिटी नहीं है, ये हार्ट अटैक का पेन है क्योंकि ईसीजी में आ रहा है। और ऐसे केसेस में आप पेशेंट को भी ये समझने की ज़रूरत है कि सिम्टम्स से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टिगेशंस की वैल्यू है। अगर इन्वेस्टिगेशंस में या किसी रिपोर्ट में आ गया है कि हार्ट अटैक है, या फाइंडिंग से या ब्लड रिपोर्ट से कंफर्म हो गया है कि हार्ट अटैक है, तो वैसे में पेन है चाहे नहीं है, कम है, ज़्यादा है, लाइट में है, लेफ्ट में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब फिर उस पेन की या उस पेन के नेचर की कोई वैल्यू नहीं है। रिपोर्ट्स पर ज़्यादा रिलाई किया जाता है। रीज़न यही है कि पेन का कैरेक्टर अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होता है। हाँ, सेम पेशेंट को अगर दोबारा हार्ट अटैक आएगा तो उसका पैटर्न यूजली सिमिलर हो सकता है। यानी एक बार अगर पेशेंट को पेनलेस हार्ट अटैक आया तो दोबारा पेनलेस हार्ट अटैक भी हो सकता है, या किसी को राइट साइड पेन हुआ तो दोबारा भी राइट में हो सकता है, वैसा हो सकता है। हर एक पर्सन का पेन का पैटर्न थोड़ा सा एटिपिकल किसी का हो सकता है और उसी पैटर्न को बार बार फॉलो करे वैसा हो सकता है। यूजली पेनलेस हार्ट अटैक ज़्यादातर
उम्र दराज लोगों में या फीमेल पेशेंट में ज़्यादा मिलता है और डायबिटिक लोगों में ज़्यादा मिलता है। ऐसे लोगों में क्या होता है कि हार्ट से जो ब्रेन में पेन फाइबर्स जो मैसेज लेके जाते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, वो फाइबर्स डैमेज हो जाते हैं और पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि हार्ट अटैक आया है। हार्ट अटैक चालू भी हो जाता है लेकिन ब्रेन को वो मैसेज नहीं जा पाता कि हार्ट अटैक चालू हो गया और इसमें कुछ करना चाहिए। तो वैसे पेशेंट को बाकी सिम्टम्स होंगे, थोड़ा घबराहट, चक्कर, कमजोरी वगैरह हो सकती है, लेकिन हार्ट अटैक का पेन उनको महसूस नहीं होगा। ये अलग अलग पेशेंट में अलग अलग हो सकता है, किसी में 5-10 मिनट का माइनर पेन हो या किसी में बिल्कुल पेन ना हो, वैसा भी हो सकता है। ज़्यादातर ये पेन का ड्यूरेशन जो है, अगर अनस्टेबल अंजाइना यानी इसको माइनर अटैक बोलते हैं, उसमें 5 to 30 मिनट्स तक वेरी करता है। और किसी को बड़ा अटैक यानी स्टेबल जो ST एलिवेशन MI बोलते हैं, जिसको बड़ा हार्ट अटैक बोलते हैं, उसमें ये पेन 30 मिनट से ज़्यादा तक चलता है। ये पेन कई लोग को दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है, ये भी भ्रांति होती है कि ये पेन, अगर हार्ट अटैक वाला पेशेंट है उसका पेन कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। ऐसा यूजली नहीं होता है। अगर हार्ट अटैक भी है तो भी ये पेन 4 से 6 घंटे तक ही चलेगा। उसके बाद या तो कोई कोलैटरल चैनल या एक्स्ट्रा चैनल्स खुल जाएंगे उसकी वजह से, या टिश्यू इतना डैमेज हो जाता है उसकी वजह से पेन 4 से 6 घंटे में अपने आप कम हो ही जाता है, भले ट्रीटमेंट करो चाहे नहीं करो। तो इसलिए पेन हो रहा है उसका ये मतलब, पेन बंद हो गया या ठीक हो गया उसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट ठीक हो गया। उसका बस ये मतलब है कि या तो पेशेंट का टिश्यू इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि कुछ कर नहीं सकते, या कोई कोलैटरल चैनल खुल गई है जिससे प्रॉब्लम टाइम बिंग सॉर्ट आउट हो गई है, लेकिन उसको आगे परमानेंट थेरेपी की ज़रूरत है। ऐसे लोगों में पेन कितना है, कम ज़्यादा है, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट कैसा करना है वो डिसाइड नहीं कर सकते। उसमें जो ECG पैटर्न है या पेन को कितने घंटे का हुआ है उसके हिसाब से डिसाइड करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे इसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। सबसे इजी और सबसे सिंपल इन्वेस्टिगेशन है कि पेन अगर हो रहा है तो ECG कराइए। अगर छोटा हार्ट अटैक यानी अनस्टेबल एंजाइना है, किसी को माइनर अटैक है, तो यूजली 50% टाइम्स ECG नॉर्मल भी हो सकता है। मेजर हार्ट अटैक में 5% ऑफ द टाइम्स, या जो नली जब बंद है तो 5 to 10% ऑफ द टाइम्स ECG कम्प्लीटली नॉर्मल भी आ सकता है, या कई बार माइल्ड चेंजेस हो ऐसा भी हो सकता है। पर ECG ऐसी चीज़ है जो बहुत फ्लक्चुएटिंग है, बार बार चेंज हो सकती है। तो अगर किसी पेशेंट का 2 दिन पहले ECG हुआ या 6 घंटे पहले ECG हुआ, उसका सेम वैल्यू ऐसा नहीं है कि वो 4 दिन तक वैलिडिटी है। ECG ऐसी चीज़ है जो हर 20 मिनट या 25 मिनट में चेंज हो सकती है। इसलिए हार्ट अटैक वाले पेशेंट को रिकमेंडेड इंटरनेशनल गाइडलाइंस में ये है कि हर 10 मिनट में ECG होना चाहिए, या एटलीस्ट हर आधे घंटे में तो होना ही चाहिए। तो आप डॉक्टर के पास जाके ये अगर कहते हैं कि मेरा तो 3 दिन पहले ECG हुआ तो वो नॉर्मल था, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ECG को रिपीट करना चाहिए, क्योंकि कई बार चेंजेस उस समय नहीं आए हैं और बाद में आ गए हों, ऐसा हो सकता है। सिमिलरली इको का भी ऐसा ही है। इको में भी चेंजेस जो है वो थोड़े टाइम के लिए आके जा सकते हैं। इको में भी कोई दीवार अगर हार्ट की कम काम कर रही हो तो उससे हार्ट अटैक को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। पर सिर्फ ECG और इको के बेसिस पे 100% कंफर्म कह पाना मुश्किल है। इको में बेसिकली हार्ट की एक सोनोग्राफी है जिसमें हम हार्ट की कंडीशन, उसके दीवारों की कंडीशन, उसके वैल्व की कंडीशन और हार्ट अटैक से कुछ होने वाले कॉम्प्लिकेशन, दीवारें कितनी पतली हो गई, हार्ट के फटने का रिस्क कितना है, ये सब चीज़ों को असेस कर सकते हैं। पर इको से हार्ट अटैक को हमेशा जज कर पाना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं होता। इसका प्रेडिक्टिव वैल्यू भी 80 to 90% जैसा रहता है। माइनर अटैक वाले पेशेंट में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ट्रेडमिल टेस्ट है। ये हम मेजर अटैक्स में नहीं करते, मेजर अटैक में कॉन्ट्राइंडिकेटेड मना होता है, पेशेंट को उसके दौरान डेंजर भी हो सकता है। पर माइनर अटैक्स हो या जब पेशेंट को हमें लग रहा है कि हार्ट अटैक का रिस्क बहुत कम है, वहाँ पे हम ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, जिसमें पट्टे पर पेशेंट को चला के स्ट्रेस टेस्ट करते हैं और उसमें मल्टीपल ECGs आते रहते हैं, तो पेशेंट को कोई ब्लॉकेज है या नहीं वो पता चलता है। जो लोग को घुटने वगैरह का प्रॉब्लम होता है या पट्टे पर नहीं चल सकते हैं, उसको केमिकल स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, इसको डोबुटामिन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। एक स्ट्रेस इको भी होता है जिसमें हम पट्टे पर चलाने से पहले और बाद का इकोकार्डियोग्राफी को कंपेयर करते हैं और उसमें प्रेडिक्टिव वैल्यू थोड़ा बेटर आता है। यानी कि सिंपल ट्रेडमिल जो हम करते हैं तो नली का ब्लॉकेज है या नहीं वो जानने की क्षमता 70% जैसी होती है, स्ट्रेस इको करते हैं तो 80% जैसी होती है। पर ये कोई भी टेस्ट में 100% पता नहीं चलता कि ब्लॉकेज है या नहीं। 100% अगर आपको पता करना है तो उसमें एंजियोग्राफी इज़ दी ओनली टेस्ट। पर एंजियोग्राफी क्या है, क्योंकि इन्वेजिव टेस्ट है तो इसलिए हर एक को नहीं करते और उसके लिए क्या है 3 से 4 घंटे पेशेंट को भर्ती भी रखना पड़ता है। तो इसलिए हर एक पेशेंट जो पेन लेके आता है सबका एंजियोग्राफी नहीं करते। किसी को अगर सिग्निफिकेंट पेन है और बाकी नॉन इन्वेजिव टेस्ट जैसे इको TMT की फाइंडिंग्स कुछ गड़बड़ आ रही हैं तो फिर हम उनका एंजियोग्राफी करते हैं। और किसी को अगर हमें कम डाउट लग रहा है फिर भी अगर रूल आउट करना है तो CT एंजियोग्राफी करते हैं। CT एंजियोग्राफी का नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू यानी नॉर्मल रिपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कम है, यानी कि पॉजिटिव रिपोर्ट की वैल्यू बहुत कम है। उसमें अपने को उसको रेगुलर एंजियो करके ज़्यादातर केस में कंफर्म करना पड़ता है। अगर किसी का चेस्ट पेन कम नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट वगैरह लेने के बाद भी कम नहीं हो रहा है,
तो फिर उसको बाकी सिस्टम्स का इवैल्यूएशन करना चाहिए। कई बार एक्सरे भी इसमें लोग मिस आउट कर जाते हैं। कई बार किसी को कोई बोन का फ्रैक्चर वगैरह हुआ हो, कोई निमोनिया हो, कोई लंग्स में हवा भर गई हो, पानी भर गया हो, निमोनिया या निमोथोरैक्स जैसी बीमारियां हो, इस तरह को भी हम एक्सरे पे पिकअप कर सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट में कभी कभार एक्सरे का भी रोल रहता है। कभी कभार हार्ट की नली फट जाती है जिसको एओर्टिक डिसेक्शन बोलते हैं, वो भी एक्सरे पर पिकअप किया जा सकता है। तो इसलिए चेस्ट पेन के इवैल्यूएशन में ऐसा नहीं है कि एक्सरे का कोई रोल नहीं है। ये सब के बावजूद भी अगर आपका पेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और अगर मस्कुलर टाइप का पेन लग रहा है तो फिर MRI स्कैनिंग करना चाहिए। अगर एसिडिटी या डिस्पेप्सिया जैसा पेन लग रहा है तो फिर एंडोस्कोपी वगैरह करके देखना चाहिए। अब मस्कुलर चेस्ट पेन क्या होता है? मस्कुलर चेस्ट पेन बेसिकली यानी हाथ के आसपास बहुत सारे मसल्स या टिश्यू रहते हैं जिसमें कोई भी खिंचाव या तनाव की वजह से पेन हो सकता है। कई बार किसी स्पेसिफिक जगह पर पेन ना भी हो लेकिन पेशेंट को पूरे छाती में भी मस्कुलर पेन जैसा अनुभव हो सकता है। ये पेन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये चलने फिरने पे बढ़ता नहीं है। इस कंपैरिजन में अगर हार्ट का पेन है तो वो चलने फिरने पे सांस फूलेगी, चलने में पसीना आएगा, चलने फिरने पे पेन बढ़ेगा। मस्कुलर पेन का उससे कोई लेना देना नहीं होता है, वो उल्टा हाथ से काम करने पर बढ़ता है और उस जगह पे दबाव या प्रेशर रखने से ज़्यादा बढ़ता है। वो एक्सर्शन करने से या वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग करने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूजली मस्कुलर चेस्ट पेन अनलेस पेशेंट को कोई सिग्निफिकेंट मसल का डैमेज या टियर ना हुआ हो तो उतने डेंजरस नहीं रहते। इसको हम एक्सरे पर या MRI स्कैन पर पिकअप कर सकते हैं, पर कई बार सब करने के बाद भी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है और खासकर एक्सरे तो ज़्यादातर केस में नॉर्मल आता है। MRI स्कैन की प्रेडिक्टिव वैल्यू तब है जब वहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डैमेज या टियर हुआ हो मसल का, पर अदरवाइज MRI भी ज़्यादातर केसेस में अगर सिंपल मस्कुलर पेन है तो नॉर्मल आ सकता है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स में अगर आप हड्डी के डॉक्टर के पास ज़्यादातर जाते हैं तो आपको पेन किलर्स दिया जाता है, पर पेन किलर्स हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स के हो या हार्ट के पेशेंट्स के लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि ये जो सिंपल दर्द निवारक दवाइयाँ होती है वो हार्ट के लिए थोड़ा नुकसानदायक होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को पेन किलर लेना हम एडवाइज़ नहीं करते। कुछ स्पेसिफिक पेन किलर्स आते हैं जो हार्ट के लिए सेफ़ होती है, वो दिया जा सकता है। इसके अलावा हम ज़्यादातर पेशेंट्स को न्यूरोमॉड्यूलेटर मेडिसिन देते हैं, यानी ऐसी मेडिसिन जो पेन तो कम नहीं करती लेकिन पेन के ब्रेन में जो सेंसेशन है उसको मॉड्यूलेट करती है, उसको कम करती है। तो इसमें 60 to 70% पेन का सेंसेशन को कम किया जा सकता है। सिंपल पेन किलर लेने से नुकसान ये है कि वो 4 से 6 घंटे तक ये असर करता है और बार बार पेन किलर लेने से हार्ट और किडनी पर नुकसान होता है। ये मेडिसिन नुकसान नहीं करती। हाँ, किसी किसी को थोड़ा नींद का इफेक्ट ज़्यादा आ सकता है, थोड़ा कमज़ोरी लग सकती है, थकान वगैरह ज़्यादा लग सकती है, पर अदरवाइज़ इससे सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़्यादा नहीं होते हो। तो ये दवाइयाँ ज़्यादातर सेफ़ है। इसके अलावा हम कुछ न्यूरल विटामिन देते हैं, वो अगर न्यूरोपैथिक टाइप पेन हो तो उसमें काफ़ी पेशेंट्स में हेल्पफुल रहती है। अगर किसी को फिर भी मस्कुलर टाइप पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं, यानी फिजियोथेरेपिस्ट के पास वो आपको सिकाइया या कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताते हैं जिससे पेन रिलीफ करने में मदद मिलती है। थोड़े ड्यूरेशन के लिए हम पेन किलर्स ले सकते हैं सूजन को और पेन को सेंसेशन को कम करने के लिए, पर बहुत ज़्यादा आपको पेन किलर्स लेना नहीं चाहिए, वो नुकसान करता है। अगर फिर भी आपका पेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आपको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर वगैरह को कंसल्ट करके आपको उसके डिटेल वर्कअप करना ज़रूरी है। इसके अलावा जो एसिडिटी रिलेटेड पेन होता है वो यूजली छाती में जलन जैसा होता है। ये जलन खाने पीने के बाद बढ़ जाती है, साथ में डकारे और गैस वगैरह होने के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। इस पेन का या जलन का चलने फिरने से कोई संबंध नहीं होता और ये चलने फिरने पर बढ़ता नहीं है, सांस नहीं फूलती, घबराहट, पसीना नहीं होता। तो ये पेन इसीलिए डिफरेंट होता है। अगर किसी को साथ में ये सिम्टम्स हो रहे हैं जलन के साथ तो डेफिनेटली हार्ट अटैक के लिए वर्कअप करना चाहिए। यूजली एंटासिड्स या एसिडिटी कम करने वाली मेडिसिन जिसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोलते हैं, ये ज़्यादातर बहुत इफेक्टिव होती हैं और ऑलमोस्ट 95 to 98% केस में ये एसिडिटी को बिल्कुल कम कर देती हैं। अगर ये पेशेंट को दवा से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और एंटासिड लेने से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और बार बार जलन हो रही है तो या तो उसको बहुत सीवियर एसिडिटी है जिसके लिए एंडोस्कोपी करना चाहिए या उसको हार्ट के लिए चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे पेशेंट को जलन हार्ट की बीमारियों में या ब्लॉकेज की बीमारी में भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे लंग से बीमारी से रिलेटेड पेन के बारे में। लंग्स की भी काफ़ी बीमारियां हैं जैसे कि निमोनिया है, निमोथोरैक्स है, एम्बोलिज्म है। ये बीमारियों में भी पेन हो सकता है और इस तरह की बीमारियों में भी कई बार लाइफ का रिस्क हो सकता है। इस तरह का पेन यूजली प्लूराइटिक टाइप का होता है, यानी कि गहरी सांस लेने पर और खांसी करने पर या पोस्चर चेंज करने पर बढ़ जाता है। बाकी सब कुछ खाना खाने से या चलने फिरने से इसका कोई लेना देना नहीं होता। इसके साथ कोई घबराहट, पसीना, सांस फूलना नहीं हो सकता। हाँ, सांस फूलना कभी कभार निमोनिया, एम्बोलिज्म की बीमारी में हो तो सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसके साथ हार्ट के पैटर्न की जो बीमारी है उससे थोड़ा सा इसका पेन का पैटर्न और इसका
क्या चीज़ों से बढ़ता है, क्या चीज़ों से कम होता है, इसका पैटर्न अलग रहता है। इस तरह के पेशेंट्स में हम छाती का एक्सरे कर सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल है। कभी कभी सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, जो कि बीमारी को ज़्यादातर पकड़ने में मदद करता है। इनका ट्रीटमेंट हार्ट के पेन से बिल्कुल अलग है। लास्ट हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल या स्ट्रेस या एंग्जाइटी रिलेटेड पेन। कई लोग को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन फिर भी सिंपल एंग्जाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड भी छाती में पेन हो सकता है। इसको साइकोलॉजिकल पेन बोलते हैं। इसके अलावा एक सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर होता है, जिसमें पेशेंट को मल्टीपल पॉइंट्स पर टच करने पर पेन बढ़ भी जाता है या टेंडरनेस भी होती है, लेकिन ये पेन प्योरली साइकोलॉजिकल होता है और साइकेट्रिक मेडिसिन से अपने आप ठीक हो जाता है। एक हार्ट अटैक जैसा सिम्टम होता है, सिनेरियो होता है, जिसको पैनिक अटैक बोलते हैं। इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, पसीना होता है, बेचैनी होती है, धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन हार्ट के बाकी सिम्टम्स नहीं होते, पेन उतना ज़्यादा नहीं होता, सांस फूलने का सिम्टम्स वगैरह ज़्यादा नहीं होता। तो इससे हम हार्ट अटैक को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हालांकि पैनिक अटैक को इस हार्ट अटैक से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, पर हाँ ये जानना ज़रूरी है कि पैनिक अटैक ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में, फीमेल पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, और हार्ट अटैक ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट या जिनमें उम्र ज़्यादा है या रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो क्लिनिकल कैसा सिनेरियो है उसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि ये पैनिक अटैक है कि हार्ट अटैक है। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन आप करोगे तो डिफ्रेंशिएशन हो ही जाता है। इसके अलावा इसका एक माइल्डर वर्जन है जिसको एंग्जाइटी अटैक बोलते हैं। वो एक तरह से आप मान सकते हैं कि पैनिक अटैक का माइल्डर वर्जन है। उसमें उतनी घबराहट, पसीना या बेचैनी वगैरह नहीं होती, धड़कन वगैरह इतना नहीं बढ़ता, लेकिन एंग्जाइटी का ज़्यादातर कोई ट्रिगर होता है कि कोई कारण से पेशेंट को थोड़ा एंग्जाइटी बढ़ जाती है। ये कंपैरेटिवली माइल्ड होता है और ज़्यादातर मेडिसिन से ये कंट्रोल किया जा सकता है। ज़्यादातर पेशेंट साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स या इस तरह की बीमारियां हम जब भी पेशेंट को बोलते हैं तो पेशेंट इसको अच्छी तरह से नहीं लेते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक सोशल स्टिग्मा है। लोग इस तरह की बीमारियों को पागलपन से एसोसिएट करते हैं, इसलिए वो साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहते। आप कितने बार भी उनको बोलो तो वो साइकेट्रिक कंसल्टेशन नहीं करना चाहते। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और घबराहट वाली प्रॉब्लम्स ये ऑलमोस्ट 20-30% ऑफ लोगों, सारी पब्लिक को होती है, और हर एक को साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जो उनको ज़्यादा है उनको अगर साइकेट्रिस्ट के पास जा भी रहे हैं तो वो पागलपन नहीं है। ये सब बीमारियां पागलपन की कैटेगरी में नहीं आती, और साइकेट्रिस्ट सिर्फ पागलपन का इलाज करते हैं, वैसा नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट के पास जाने से आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे पेशेंट्स को हम भी हमेशा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो साइकेट्रिस्ट के पास ही रेफ़र करते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे इन सब पेन्स में जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज़ हैं या जीवन का जिसमें रिस्क होता है उन कॉजेज़ के बारे में। इसमें हार्ट अटैक, एओर्टिक डिसेक्शन यानी हार्ट की नली का फटना, एम्बोलिज्म यानी हार्ट से जो लंग्स में नली जाती है उसका क्लॉट होना, निमोनिया का या लंग्स में हवा भर जाना, इसको निमोथोरैक्स बोलते हैं। ये 5-6 कॉजेज़ या कारण ऐसे हैं जिसमें जान का खतरा होता है। तो इसलिए जब भी आपको छाती में दर्द हो तो ये सब कारणों को सबसे पहले चेक करना और इवैल्यूएट करना और इनके लिए ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। एक बार ये सब कारण रूल आउट हो जाएं और सब टेस्ट नॉर्मल आ जाए तो फिर अब बाकी मस्कुलर पेन, साइकोलॉजिकल पेन और एसिडिटी रिलेटेड पेन, इन सब के लिए आप इवैल्यूएट कर सकते हैं और उसके लिए आप टाइम लेके इलाज कर सकते हैं। जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज़ होते हैं उनको जल्दी इवैल्यूएट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इसको में ट्रीटमेंट में देरी करते हैं तो जान जाने का रिस्क बढ़ सकता है। स्टडीज़ ने ऐसा बताया है कि हार्ट अटैक के पेशेंट में हर 30 मिनट जो ट्रीटमेंट में डिले होता है, मरने का चांस 8% के हिसाब से बढ़ते जाता है। तो इसलिए मृत्यु का दर बहुत जल्दी बढ़ता है इसमें। इसलिए इसमें डायग्नोसिस जल्दी हो, ट्रीटमेंट जल्दी हो, वो ज़रूरी है। जबकि सिंपल साइकोलॉजिकल पेन है या एसिडिटी रिलेटेड पेन है या मस्कुलर पेन है, इसको आप हफ्ता 10 दिन रुक के भी अगर ट्रीटमेंट करें तो जान का खतरा नहीं है, इसमें इतना फ़र्क पेशेंट को नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जब भी अगर छाती में दर्द हो तो जो लाइफ थ्रेटनिंग कारण है या जिसमें ज़िंदगी का रिस्क है वो कारणों को सबसे पहले इवैल्यूएट या तपास करना ज़रूरी है, खासकर हार्ट अटैक को। बाकी सब कॉजेज़ या बाकी सब चीज़ें जो कम रिस्क की हैं उसको बाद में भी अगर अपन ट्रीटमेंट कराएं या थोड़ा सा रुक के भी ट्रीटमेंट करें तो चलता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि उनका ट्रीटमेंट ना करें, पर उसके लिए आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है। हार्ट की बीमारियां और ये एम्बोलिज्म या डिसेक्शन जैसी बीमारियों में आपको टाइम नहीं मिलता है। 12 से 24 घंटे में अगर ट्रीटमेंट ना हो तो पेशेंट की जान भी जा सकती है, इसलिए इनको ट्रीटमेंट जल्दी करना ज़रूरी है। थैंक यू।